नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है एलसीआर पैरेलल सर्किट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एलसीआर सीरीज सर्किट पढ़ा था इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस में। उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस को। तो ये हमारे पास है एलसीआर पैरेलल सर्किट, एलसीआर का समांतर परिपथ। तो हम लोग यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है एलसीआर सर्किट के लिए। ये हमारे पास इंडक्टर है, प्रेरकत्व, प्रतिरोध, रजिस्टर और सी कैपेसिटर होता है हमारा संधारित्र। और यहाँ पर हम लोगों ने एक एसी वोल्ट तार लगाई हुई है E=E0 e⁻j⍵t के। तो यदि हम लोगों ने बोला कि करंट जो प्रेरक के थ्रू जा रही पास हो रही है, उसको हम लोगों ने यदि आई एल लिख देते हो, इधर से जो करंट जा रही है उसको हम लोग IC लिख देते हैं, तो हमारे पास इसके अक्रॉस जो विद्युत वाहक बल इंड्यूस होगा, मीन्स EMF इंड्यूस जो इसके अक्रॉस होगी, वो होती है हमारे पास -L/dI/dt के। हम लोग जैसे कि ये जानते हैं, तो इस वजह से हमारे पास इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या उसके इक्वल जगह E-L/dI/dt = ILR के इक्वल। तो हम लोग इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब E की जगह हम लोग लिख देंगे E0 e⁻j⍵t। तो इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 हम लोगों ने लिख दिया माना। तो हम लोगों को जैसे पता है कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला होता है E=Q/C के इक्वल, जहाँ पे Q हमारे को हम लोग लिख सकते हैं (0 to t IC/dt के इक्वल। तो इससे हमारे पास ये इक्वेशन है हमारे पास E=1/C (0 to t IC/dt). तो इसी को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस इक्वेशन को तो हम लोग लिख सकते हैं IC=C/dE/dt। अब जैसे कि E हमारा E0 e⁻j⍵t के इक्वल होता है, इस वजह से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी IC=j⍵C E0 e⁻j⍵t के इक्वल। तो इसको हम लोग ने लिख दिया इक्वेशन 2। अब यदि हम लोग इक्वेशन 1 में e⁻RT/L मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन में, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली देखिए। और ये L है, हम लोगों ने इसको हम लोग डिवाइड कर दिया सब पूरी इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा dIL/dt e⁻RT/L + R/L IL e⁻RT/L = E0/L e⁻j⍵ + R/L t। इस वाली टर्म को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं d/dt IL e⁻RT/L। हम लोग आप लोग चाहे तो इसको सिंप्लीफाई खोल के देखिए, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आएगी, ये वाली टर्म आएगी। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगी d/dt IL e⁻RT/L = E0/L e⁻j⍵ + R/L t। अब हम लोग जब इसको इंटीग्रेट करते हैं, समाकलन करते हैं, तो हमारे पास आएगा IL = E0 e⁻j⍵t R + j⍵L। तो हमारे पास ओवरऑल करंट क्या होगा, IL + IC के इक्वल। तो वो आएगा हमारे पास I = IL + IC। IL और IC के हम लोगों ने वैल्यू रखेंगे, तो टोटल करंट की हमारी जो इक्वेशन है वो ये वाली बन जाएगी। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इम्पिडेंस होगी हमारी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है जी, हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ही है। जैसे आयटा होता था हमारे पास, वैसे ही J है। तो ये हमारे पास जो इम्पिडेंस है हमारे पास, वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रही है। और वो इम्पिडेंस हमारी जो होगी प्रतिबाधा, वो हमारी होगी R² + ω² L² अपॉन R - j⍵, ब्रैकेट में L - R² + ω² L² ब्रैकेट क्लोज। और हमारी एडमिटेंस जो होती है, प्रवेश्यता, वो हमारी प्रतिबाधा का क्योंकि उल्टा होती है, इस वजह से हम लोग इसको लिख सकते हैं R - j⍵, L - C R² + ω² L² अपॉन R² + ω² L²। अब हमें जब एम्पलीट्यूड निकालना होगा इसका, तो वो क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, वो हमारे पास A + i⁻b है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हमारे पास होता है √(a² + b² के इक्वल। तो उससे हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब देखिए, ये तो हमारे पास आ गया प्रवेश्यता कितनी होगी इस टाइम पे, करंट कितना होगा। अब हम लोगों को निकालना है रेजोनेंस, दैट मीन्स अनुनाद। तो देखिए, पैरेलल रेजोनेंस को हम लोग एंटी रेजोनेंस भी बोलते हैं। तो हम लोग अभी बाद में बताऊंगी आपको कि ये एंटी रेजोनेंस को हम लोग क्यों बोलते हैं। तो देखिए, रेजोनेंस के टाइम पे क्या होता है, I एंड E दोनों सेम फेज के अंदर होने चाहिए, समान कला में होते हैं। और उस टाइम पे यदि I और E दोनों सेम फेज के अंदर है, दैट मीन्स जो Z है हमारा या फिर Y है, वो रियल नंबर होना चाहिए। वो रियल नंबर, दैट मीन्स ये वाली टर्म जो हमारी होगी वो =0 होनी चाहिए। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं L - C R² + ω² L² = 0, विच इम्प्लाइज ओमेगा जो हमारी आएगी वो ये टर्म आएगी। उसको हम लोग लिखते हैं पैरेलल रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी, समांतर अनुनाद का आवृत्ति। अब इसमें हम लोग जैसे देख सकते हैं, इस रेजोनेंस के अंदर
आई की जो वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी और जेड है हमारे पास प्रतिबाधा, वो मैक्सिमम होगी इस टाइम पे, क्योंकि जेड इस टाइम पे देखिए ये वाली वैल्यू नीचे वाली मिनिमम हो जाएगी, दैट मीन्स जेड हमारा मैक्सिमम होगा। तो ये हमारे पास एक तरीके से उल्टी कंडीशन है। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, आई की वैल्यू मैक्सिमम होती है और जेड की वैल्यू मिनिमम होती है अनुनाद के टाइम पे, लेकिन इस केस के अंदर पैरेलल रेजोनेंस में आई की वैल्यू मिनिमम होती है और जेड की वैल्यू मैक्सिमम होती है, इसीलिए हम इसको पैरेलल रेजोनेंस को हम लोग एंटी रेजोनेंस भी बोलते हैं, प्रति अनुनाद। उस टाइम पे जो ओमेगा की वैल्यू आती है हम लोग पास ओमेगा आर, उसको हम लोग उस फॉर्मूला में रखेंगे वाई के में, तो हमारे पास वाई की मिनिमम वैल्यू आएगी, वो होगी आर सी अपॉन एल के इक्वल। उस चीज टाइम पे हम लोग जब जेड मैक्सिमम निकालेंगे वो हमारे पास आएगा 1 अपॉन वाई मिनिमम इक्वल्स टू एल अपॉन आर सी के इक्वल। वो हम लोग फॉर्मूला में डाल के देख सकते हैं आप लोग। अब जेड की हमारे पास वैल्यू आ गई है, तो हम लोगों को यदि आई नॉट की वैल्यू निकालनी होगी तो हम लोग जेड की वैल्यू वहाँ पर रख सकते हैं, ई नॉट आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर होगा हमारे पास, वो इक्वल हो जाएगा आर सी अपॉन एल ई नॉट के इक्वल। इसको हम लोगों ने लिख दिया इक्वेशन 9। अब हम लोग इससे निकाल सकते हैं अनुनाद वक्र। तो अनुनाद वक्र हमारे पास इस तरीके का आएगा, देखिए अनुनाद की आवृत्ति पर हमारे पास आई की वैल्यू मिनिमम होगी, वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उस टाइम पे जेड की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि इस टाइम पे आई की वैल्यू मिनिमम और जेड की वैल्यू मैक्सिमम होती है, इस वजह से इस सर्किट को हम लोग बोलते हैं अस्वीकारी परिपथ। मतलब कि जब ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है उस टाइम पे आई नॉट, क्योंकि आई नॉट मिनिमम के इक्वल होता है, इसलिए हम लोग इस सर्किट को बोलते हैं रिजेक्टर सर्किट या फिर अस्वीकारी परिपथ। अब हमारा नेक्स्ट आता है हाफ पावर पॉइंट अर्ध शक्ति बिंदु, यदि हम लोगों को निकालनी हो। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ए और बी वो पॉइंट्स होते हैं अर्ध शक्ति बिंदु, हाफ पावर पॉइंट्स। इस टाइम पे हमारी एडमिटेंस उस टाइम पे क्या होगी, √2 टाइम्स होगी वाई मिनिमम की, दैट मीन्स ए इन बी पर मैग्नीट्यूड ऑफ वाई जो होगा हमारे पास वो √2 वाई मिनिमम होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वाई हम लोग निकाला था हम लोगों ने, वो हम लोग रख सकते हैं यहाँ पर, और वाई मिनिमम हम लोगों ने जिससे ऊपर निकाला था आर सी अपॉन एल, वो वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन ये वाली बन जाएगी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2r4 सी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अभी एक ऐसा होता है कि एल प्रतिरोध की स्थिति में एल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है सी आर स्क्वायर से, दैट मीन्स R4 सी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर वाली हमारी जो टर्म थी पीछे उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन जाएगी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा आर स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर, जहाँ पे ओमेगा आर हमारे पास होगा 1 अपॉन रूट ऑफ एल सी के इक्वल। तो ये इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, प्लस माइनस सी आर हमारे पास यहाँ पे आ सकता है। इसको बस सिंप्लीफाई किया हम लोगों ने इक्वेशन को। अब हम लोगों को क्या करना है, ए एंड बी पे फ्रीक्वेंसी हम लोग यदि ओमेगा 1 ओमेगा 2 डाल दें तो हम लोग उससे फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। तो इक्वेशन 11 में हम लोग एक बार ओमेगा 1 डालेंगे और एक बार ओमेगा 2 डालेंगे, तो हमारे पास इक्वेशंस बनेगी 1 अपॉन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू सी आर एंड 1 अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस सी आर। तो अभी जब हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाली इक्वेशन देखिए 10 सी आर माइनस सी आर, तो ये वाली राइट हैंड साइड तो जीरो हो गई हमारे पास, और लेफ्ट हैंड साइड पे 1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2, तो हमारा हो जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2, और ये वाली हो जाएगी माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा आर स्क्वायर, वो हो जाएगा हमारे पास ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल्स टू ओमेगा। इक्वेशन 12 में से इक्वेशन 13 को हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाली मिलेगी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू C2 CR। ये हमारी कोई क्वेश्चन 14 एंड ये हो गई हमारी क्वेश्चन 15। तो हम लोगों को जैसे पता चल रहा है ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर होता है, तो वो वाली वैल्यू हम लोग जब डालेंगे क्वेश्चन 15 के अंदर हमारे पास आएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर, सॉरी ओमेगा आर का स्क्वायर सी आर। तो हमारे पास ये वाली बैंडविड्थ आ रही है हमारे पास ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल्स टू ओमेगा आर का स्क्वायर सी आर। तो इससे हम लोग क्वालिटी फैक्टर निकाल सकते हैं, क्यों हमारे पास जो होता है 1 अपॉन ओमेगा आर सी आर के इक्वल। तो यहाँ पर हम लोग ये वाली वैल्यू रखेंगे ओमेगा आर सी आर की वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगा ये ओमेगा आर अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, जो कि हमारे पास पहले भी आई है क्वालिटी फैक्टर हमारे पास ओमेगा आर अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 के इक्वल, वही आ जाएगा। देखिए अब आता है हमारे पास करंट एम्प्लीफिकेशन, धारा प्रवर्धन। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रेजोनेंस की कंडीशन में धारा का जो आयाम होता है हमारा एम्पलीट्यूड जो होता है करंट का वो मिनिमम होता है। तो आई नॉट आर हमारा जो आई नॉट मिनिमम के इक्वल होगा, वाई इक्वल्स टू होगा वाई मिनिमम ई नॉट के। तो वाई मिनिमम के हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू रख दी, तो हो जाएगी आर सी अपॉन एल ई नॉट के इक्वल। तो
एंड हमारे पास ICR जो होता है, जो करंट जा रहा है संधारित्र के थ्रू, कैपेसिटर के थ्रू रेजोनेंस के टाइम पे, वो हमारा होगा ओमेगा आर सी ई नॉट के इक्वल, वो इक्वल होगा ओमेगा आर एल अपॉन आर आई नॉट आर के इक्वल। तो ये वाली जो हमारी टर्म आती है वो हमारे क्योंकि क्वालिटी फैक्टर होता है, इसलिए क्यू आई नॉट आर के इक्वल लगे। दैट मीन्स अनुनादी अवस्था में संधारित्र में से जो धारा प्रवाहित होती है, दैट मीन्स कि रेजोनेंस की कंडीशन में जो अमाउंट ऑफ करंट जो फ्लो होता है संधारित्र में से, वो इक्वल होता है क्यू टाइम्स टोटल करंट के इक्वल। तो यही होता है हमारे पास करंट एम्प्लीफिकेशन। अब हम लोग ये जब पूरा टॉपिक तो उसको एक तरीके से समराइज भी कर सकते हैं और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट में, वही हम लोगों ने बनाया है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ थी हम लोगों ने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाली थी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सीरीज कॉम्बिनेशन के टाइम पे हमारे पास आ रही थी ओमेगा आर 1/√LC के इक्वल, लेकिन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पैरेलल टाइम पे आ रही थी हमारे पास ओमेगा आर √1/LC माइनस R² के इक्वल। दैट मीन्स इस टाइम पे तो वो आर पे डिपेंड नहीं कर रही थी और इस टाइम पे ये आर पे डिपेंड कर रही थी। दूसरी चीज़ थी हमारे पास रेजोनेंस के टाइम पे जेड तो जो हमारा था वो मिनिमम था और वाई मैक्सिमम था सीरीज रेजोनेंस में, लेकिन पैरेलल रेजोनेंस की जब हमारी बात होती है तब जेड मैक्सिमम था और वाई मिनिमम था। और जो रेजोनेंस थर्ड पॉइंट हमारा आता है ZR की वैल्यू सीरीज रेजोनेंस के टाइम पे हमारे पास थी R के इक्वल और पैरेलल रेजोनेंस के टाइम पे वो इक्वलिटी L/CR के इक्वल। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है करंट रेजोनेंस के टाइम पे सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो था वो मिनिमम था। फिफ्थ पॉइंट आता है हम लोगों का, इस वाले सर्किट को हम लोग बोलते थे अलाउड सर्किट, लेकिन इस वाले सर्किट को हम लोग बोलते थे रिजेक्टर सर्किट। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।